नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग जो महिला पर्यवेक्षक का 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मैथ्स का जो सिलेबस है, उसको एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रश्नों को एकदम बारीकी से तो नहीं समझाया जाएगा, लेकिन हाँ, उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, उसको बारीकी से समझाया जाएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आपसे एग्ज़ाम में वह प्रश्न न छूटे और ज़रूर आप उसको बनाकर ही आए। क्योंकि इसमें गणित का 30 नंबर का प्रश्न आने वाला है, तो आपका 30 नंबर में से 25 नंबर या फिर उससे भी अधिक मार्क्स आए, ऐसा मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें हम लोग सिलेबस के अनुसार सबसे पहला दार्शनिक प्रणाली, उसके बाद सम संख्या एवं विषम संख्या, फिर गुणनफल एवं भागफल, उसके बाद अनुपात एवं समानुपात, फिर औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज कवर करेंगे। साथ ही लाभ हानि एवं विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल का आकलन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, दार्शनिक प्रणाली। तो चलिए देखते हैं दार्शनिक प्रणाली क्या होता है। दोस्तों, दार्शनिक प्रणाली मतलब जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, गणित बनाते हैं या फिर कोई भी गणना करते हैं, वो किसके अंतर्गत होता है, दार्शनिक प्रणाली। तो दार्शनिक प्रणाली में क्या होता है, आप गौर किए होंगे 10 अंक होता है। कौन कौन सा, 0 से लेकर के 9 तक। तो इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, दार्शनिक प्रणाली। और जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, द्विआधारी पद्धति। तो उसमें द्विआधारी प्रणाली चलता है, 0 और 1 के क्रम को कंप्यूटर समझ पाता है। तो वह बात की बात है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, दार्शनिक प्रणाली है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जाति एवं स्थानीय मान। अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 4565। इसमें अगर मैं बोलूँ कि 4 का जातीय मान क्या है, जातीय मान क्या होता है, उस अंक का जो मान है वही क्या हो जाएगा, उसका जातीय मान। तो मैं बोलूँ कि 4 का जातीय मान क्या है, 4 का जातीय मान, तो इसका जातीय मान हो जाएगा 4। अब मैं बोलूं कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो यह कौन से स्थान में है, तो 4 को पहले लिखना है, उसके बाद 4 के बाद जितना संख्या है उतना इसमें शून्य लगा देना है। तो 1 2 3, 1 2 3, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। वैसे ही ये वाला जो 5 है, इसका अगर हम लोग स्थानीय जातीय मान बोले तो जातीय मान क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। लेकिन इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के बाद कितना अंक है, 1 और 2, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 500। और ये वाला जो 5 है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5, क्योंकि इसके बाद कोई जीरो नहीं है। और ये 6 है, इसका जातीय मान तो 6 होगा, लेकिन स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 के बाद 1 अंक है तो 60 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको एग्जाम में कोई संख्या दे और उसमें पूछा जाए कि इसका स्थानीय मान या जातीय मान क्या है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जातीय मान का मतलब होता है कि वह संख्या का स्वयं का मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। और स्थानीय मान नाम से स्पष्ट है, स्थानीय मतलब वह जिस स्थान पर है वह उसका क्या मान है, वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे देखिए, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो हजार स्थान में है, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4000। 5 सैकड़ा के स्थान में है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500, क्योंकि सैकड़ा मतलब 100। और दहाई के स्थान में है 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 60, ठीक है।
इसी तरह अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न किसे बोलेंगे? कोई भी अंक, जैसे कि 5 है, अब इसको 5/10 लिख देता हूँ, तो इसके नीचे में क्या आ गया? 10 आ गया। दशमलव भिन्न का मतलब होता है कोई भी ऐसा भिन्न जिसके नीचे में या तो 10 हो या तो 10 का घातांक हो, जैसे कि 5/100 हो गया, 5/1000 हो गया। मतलब नीचे में एक के बाद शून्य होना चाहिए, मतलब 10 का घातांक होना चाहिए, गुणनफल नहीं, घातांक होना चाहिए। तो इसको ही क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न बोलेंगे। अब एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आता है? जैसे आपको बोल दिया कि 9/10, 7/100, 5/1000, इसमें घटते घटते क्रम में लिखने के लिए बोल देगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हमें क्या करना है? जो हर का संख्या है, सबसे बड़ा संख्या कौन है? 1000। ये 100 है, ये 10 है। तो हमें ये जो छोटी संख्याएं हैं इसको भी 1000 के बराबर बनाना है। मतलब हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जो हर है उसको, जो सबसे बड़ा हर है उसके बराबर बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस संख्या में ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बटे में है तो आपस में कट जाता है। वैसे ही इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे? 100 का, तभी ये 1000 होगा। ठीक है, अब ये संख्या क्या बन जाता है? ये 900 हो गया ऊपर में, नीचे में 1000 हो गया, ऊपर में 70 हो गया और नीचे में यह 1000 हो गया। वैसे ही ऊपर में 5 हो गया, नीचे में 1000 हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, नीचे के राशि सभी समान हो गया। अब इसमें हम लोग घटते और बढ़ते क्रम में इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि अब नीचे की राशि का कोई महत्व नहीं रह गया। अब ऊपर का राशि जो बड़ा है वह बड़ा होगा और जो छोटा है वह छोटा होगा। इस तरह से हम लोग दशमलव जो भिन्न है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। वैसे ही एक और दूसरा उदाहरण है, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो आपसे ना छूटे। जैसे प्रश्न में बोला गया है कि 7/4, 5/6, 7/3, इसको बढ़ते क्रम में लिखो। जब भी ऐसा बोला जाएगा तो इसको सबसे पहले क्या करना है? भाग दे देना है और दशमलव में जो भी संख्या है उसको लिखना है। चलिए इसको हल करके दिखाता हूँ। 4 एकम 4, बचा कितना इसमें? 3, तो अब 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, बचा कितना? 2, अब वो 20 हो गया। 4 पंचे 20, 1.75 आ गया। वैसे ही इसको हल करते हैं, ये शून्य हो गया, अब ये 50 हो जाएगा। 6 अट्ठे 48, बचा कितना? 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, बचा कितना? 1, तो ये 10 हो जाएगा। 3 तिरिक 9, वैसे ही ये भी आगे चला जाएगा। अब जब भी ऐसा संख्या आए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये तो 3 3 3 आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग 3 अंक दशमलव के बाद जो 3 अंक है उतना ही ले लेते हैं। इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें 3 अंक नहीं है तो 1 अंक इसमें बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ समझ आ रहा है, सामने में 2 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है, तो ये तो बड़ा है, फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर नीचे में सरल भिन्न हो, सरल भिन्न किसको बोलते हैं? जो 10 का घातांक ना हो, नीचे में अगर हर में 10 का घातांक ना हो वो उसे सरल भिन्न बोलते हैं। तो सरल भिन्न को पहले क्या करेंगे? इस तरह से दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा कि कौन सा राशि छोटा है और कौन सा राशि बड़ा है। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्या बच गया हमारे पास।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना भी बहुत आसान है। जैसे कि कोई संख्या है 150, अब इस संख्या को हम लोग भाग देंगे। किससे भाग देंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे यह भाग चला जाए। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी संख्या है उसके इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, तो ये 2 से आसानी से भाग चला जाता है। तो इसके लास्ट में क्या है? 0 है। तो चलिए इसको 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर क्या आ रहा है? 2 सत्ते 14, बचा 1, तो ये 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब कोई भी संख्या के अंत में 5 है तो वह 5 और 0 है तो वह 5 से भाग चला जाता है। तो चलिए इसको 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, बचा कितना यहाँ? 2। 5 पंचे 25। वैसे ही और ये किससे भाग जाएगा? फिर 5 से देते हैं। 5 दिया 15। अब ये कितना आ गया? 3 एकम 3। तो दोस्तों इसका क्या निकालना है हमें? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की ये संख्या देखिए, इसमें 5 है। 5 और टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता, मतलब अभाज्य है। ये 3 है, 3 और टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता है, तो ये भी अभाज्य है। अभाज्य होने के साथ साथ यह क्या है? इस संख्या का एक गुणनखंड है। तो हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये सभी संख्याएं अभाज्य है तो इसको ही गिन लेते हैं। 1 2 3 4। एक को लेंगे क्या? एक को नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो सभी संख्या में मौजूद रहता ही है, तो एक का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक को लेंगे तो यहाँ भी गुणा 1 है, यहाँ भी गुणा 1 है, तो ऐसे में तो 8 हो जाएगा। तो इस एक को नहीं लेते हैं, इसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, 150 का अभाज्य गुणनखंड का संख्या कितना हो गया? 4। ठीक है, अब बड़ी राशि लेते हैं। जैसे आपको प्रश्न में दिया रहेगा 4 का घात 2 गुणित 2 का घात 3 गुणित 5 का घात 3। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि जो संख्या है वह क्या अभाज्य है कि नहीं। 2 किसी से भाग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, ये अभाज्य है। 5 किसी से भाग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, ये अभाज्य है। ठीक है, तो ये दोनों का। और देखिए ये किसी से भाग जा सकता है क्या? 4, हाँ। किससे जा सकता है? 2 से। तो इसको पहले 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 का घात 2 और पूरे का घात 2 गुणित 2 का घात 3 गुणित 5 का घात 3। इस तरह से इसका घात कितना हो जाएगा? 2 का घात 4 गुणित 2 का घात 3 गुणित 5 का घात 3। अब ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य है। ठीक है, तो इसका जो घात है उसको जोड़ेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए जोड़ते हैं। 3 दूनी 6 और 4 10। तो इसका अभाज्य गुणनखंड का संख्या कितना है? 10। दोस्तों इसी तरह जो भी प्रश्न है उसको हम लोग छोटे छोटे खंड में तब तक तोड़ेंगे जब तक कि वह जो संख्या है पूर्णतः विभाजित ना हो। तो वही जो खंड आएगा गुणनखंड, उसकी जो संख्या है उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या था? सम एवं विषम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं दोस्तों? वह संख्या
जो 2 से पूर्णतः भाग चला जाए और शेष फल कुछ न बचे। ठीक है, शेष फल शून्य आए तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। और विषम संख्या क्या बोलते हैं, जिसको 2 से भाग देने पर अगर कोई संख्या बच जाता है, जैसे 1 हो गया, 3 बच जाता है, तो वो सब क्या है, विषम संख्या है। अब इसको आसानी से समझने के लिए एक चीज़ नोट करिए, जिस भी संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 है, ये सभी क्या होता है, सम संख्या, क्योंकि यह 2 से भाग चला जाएगा आसानी से। उसी तरह वह संख्या जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 आए, ये सब क्या है, विषम संख्या है। अब सम और विषम संख्या में किस तरह का प्रश्न आता है, इसमें थ्योरी में पूछा जाएगा कि दो सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जब भी ऐसा बोले तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि सबसे छोटा जो सम संख्या है वह 2 है। अब बोला है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो एक दूसरा सम संख्या ले लेते हैं 4। अब दोनों को गुणा करके देखेंगे, 4 दूनी 8, तो जो आ रहा है वह संख्या भी क्या है, सम संख्या है। इससे क्या एक कॉन्सेप्ट बनता है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होता है। इसी तरह अब बोलेगा कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 हो गया, दूसरा विषम संख्या हो गया 3। अब दोनों को गुणा करके देखते हैं, तो 3 एकम 3, ये भी एक विषम संख्या है। और हमें डाउट हो रहा है तो अगला जो विषम संख्या उसको गुणा कर लेते हैं। 3 गुणित 5, दोनों विषम संख्याएं हैं, इसको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 5 तिया 15, ये भी एक विषम संख्या है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि सम संख्याओं के दो सम संख्याओं के गुणा करने पर सम संख्या और दो विषम संख्याओं को गुणा करने पर विषम संख्या आता है। इसी तरह अगर हम लोग सम और विषम संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। सबसे छोटा विषम संख्या 1 है और सबसे छोटा सम संख्या 2 है। दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 2 एकम 2, सम संख्या आ रहा है। वैसे ही दूसरा देख लेते हैं, एक विषम संख्या 3 है और सम संख्या 2 है, दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 3 दूनी 6। अतः यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि सम और विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। तो दोस्तों जो भी प्रश्न में बोला जाएगा उसको तुरंत ही एक सम और एक विषम संख्या या फिर जैसा प्रश्न में बोला जाएगा उस तरह से संख्याओं को लेकर के हम गुणा करके देख सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सम और विषम संख्या में इससे बाहर तो और कुछ प्रश्न आने की संभावना नहीं है। फिर भी जो भी प्रश्न आए उसको इसी कॉन्सेप्ट से हल करने का आप प्रयास करेंगे, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह एक रिवीजन क्लास है, आप तो एक ही दिन बचा है अब। तो चलिए अगला टॉपिक क्या था हमारा, गुणनफल एवं भागफल। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। गुणनफल एवं भागफल। गुणनफल में हमेशा प्रश्न किस तरह से आता है, दो संख्या दे देगा, ए है बी है, ठीक है। अब बोलेगा कि ए और बी का योग 5 है, बोल दिया, और ए और बी का गुणनफल 10 है। तब आपको पूछेगा ए का घात 2 धन बी का घात 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आता है। तो यह सब क्या है, बीजगणित का जो सूत्र रहता है उसी से निकल कर आता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप ये महत्वपूर्ण सूत्र याद करके जाइए। सबसे पहला सूत्र है ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर,
ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। अब जैसे आपको दिया है ए धन बी बराबर 5, इसमें रख दीजिए, और ए गुणित बी बराबर 10 तो इसमें रख दीजिए, और इसको पूछा था तो ये तो यहाँ है, तो इसको पक्षांतर करने पर इसका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वैसे ही ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab। तो इस तरह के सवाल में क्या दिया रहेगा, ए ऋण बी का मान दिया रहेगा और ए गुणित बी का मान दिया रहेगा, और बोलेगा कि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको यहीं पर हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी सूत्र के माध्यम से निकल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए धन बी ए ऋण बी। तो इस तरह के प्रश्न में क्या दिया रहेगा, ए धन बी और ए ऋण बी का मान दिया रहेगा और ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का मान पूछा जाएगा। तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह भागफल का एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाओगे तो भागफल से रिलेटेड सभी प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा। भागफल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, 10 को 2 से भाग दीजिए, ऐसे बोला गया है। तो जो भाग जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, और जो भाग दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, भाजक। हो गया। और 2 पंचे 10, ऊपर में 5 आया, ये क्या हो गया हमारा भागफल। और घटाने पर नीचे में जो शून्य आ रहा है ये क्या हो गया हमारा शेषफल। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या समझ आ रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर और इसको इसके साथ जोड़ने पर क्या आता है, 10 आता है। चलिए देखते हैं। भाज्य, ये भाज्य हो गया 10 बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाजक का मान कितना है 2, भागफल कितना आया 5, 5 दूनी 10 हो गया, और शेषफल कितना है 0। तो भाज्य कितना था 10, तो 5 दूनी 10, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, यही हमारा सूत्र हो जाएगा। दोस्तों इस सूत्र को रटने का आवश्यकता नहीं है, जो बचपन में हम लोग सवाल हल करते थे इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है वही एक सूत्र के रूप में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो अगर ये आपको याद हो जाता है या फिर ये आपको समझ आ जाता है तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से बना लेंगे। प्रश्न में आपको दिया रहेगा भाजक इतना है, भागफल इतना है और शेषफल इतना आता है, तो भाज्य क्या होगा, या तो भाज्य दिया रहेगा तो इसमें से ही एक राशि को नहीं दिया रहेगा और 3 राशि का मान दिया रहेगा, उसमें एक राशि जो नहीं दिया रहेगा उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया जो सिलेबस में दिया गया है। तीन टॉपिक कवर हो गया हमारा, गुणनफल एवं भागफल। अब हम आते हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो अनुपात एवं समानुपात क्या होता है, जैसे कोई संख्या है a और b, अगर हम लोग इसको a/b लिखें तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, a अनुपात b। हो गया। अब समानुपात के लिए क्या होता है, जब दो अनुपात जैसे कि 4 संख्या है a, b, c और d, अब a/b बराबर c/d, इसको और क्या बोल सकते हैं, a अनुपात b बराबर c अनुपात d।
तो दोनों का अनुपात क्या है? समान है। बराबर का मतलब क्या होता है? समानता का चिन्ह है, तो इसको ही क्या बोलते हैं? समानुपात। अब इसमें अक्सर किस तरह का प्रश्न आता है? इसमें बोलेगा एक विलियन है, उसमें दूध का कुछ मात्रा है, दूध का मात्रा A है और पानी का मात्रा B है, तो इसमें कितना और पानी मिला दे कि इसका जो अनुपात है वह क्या हो जाए? C अनुपात D हो जाए। ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। तो कितना पानी मिला दिया जाए, ऐसे बोला है, तो पानी में माना कि x मिलाते हैं, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, ये अनुपात तो पहले दिया था और ये अनुपात बाद में हो जाता है बोला है, तो कितना पानी मिलाएंगे उसको x मान लेते हैं, क्योंकि कितना पानी मिलाएंगे हमें पता नहीं है। तो अब इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं? इसको तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा तो सभी को आता होगा, नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए। तो a गुणित d बराबर c कोष्टक में b गुणित x। अब ये सब राशियां तो दिया रहेगा, ठीक है, जैसे कि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 और d बराबर 5, ऐसा राशि दिया है। तो इसमें मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए रखिए, 2 गुणित 5 बराबर 4 3 धन x, 5 दूनी 10 बराबर 4 तिया 12 धन 4x। इसको इधर पक्षांतर करोगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 2 बराबर 4x, x बराबर ऋण 2/4, ऋण 1/2, x बराबर। ठीक है, यहाँ हम लोग गलत राशि ले लिए, इस कारण से ऋणात्मक में मान आ रहा है, लेकिन प्रश्न में आपको सही राशि दिया रहेगा और उसका एक कुछ धनात्मक में ही मान आएगा। तो इस तरह से हम लोग समानुपात और अनुपात को भी आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न रटना ज़रूरी नहीं होता, कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए, अगला टॉपिक क्या था हमारा? अब अगला टॉपिक आ गया हमारा औसत। उसके बाद देखेंगे प्रतिशत, फिर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, औसत मतलब क्या होता है? जैसे आप एक विद्यालय में विद्यार्थी हैं, तो आप 4 अलग अलग विषय पढ़ते हैं। हिंदी हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया और पर्यावरण, और सभी जो सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग आपके नंबर आए हैं, है ना? जैसे कि एक में 50 में 40 नंबर आ गया, एक में 50 नंबर आ गया 50 में, एक में 30 नंबर आ गया, एक में 20 नंबर आ गया। अब आपको बोला जाएगा कि आपको औसत कितने अंक मिले हैं। तो औसत का मतलब होता है जितना जो विषय है उसकी संख्या से ये जो अंक आया है उसको हम लोग भाग दे देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। 5 4 9, 9 2 11 और 3 14/4। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्याओं की संख्या लिखने का मतलब क्या है? जैसे कि ये 4 संख्या है, तो कितना हो गया? नीचे में 4 आ जाएगा। अब 5 विषय रहता तो क्या आ जाता? नीचे में 5 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न हमेशा कैसे हल होता है? आपको बोला जाएगा, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसका जो औसत तापमान है
वह 36 अंश सेंटीग्रेड है, ऐसे बोला जाएगा। तो औसत बोला है तो नीचे में क्या आ जाएगा 3। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल जो तापमान है वह निकल जाएगा। ठीक है, ये जो योग है वह निकलेगा। वैसे ही और दूसरा दिया रहेगा, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, इसका जो औसत तापमान है वह 35 अंश सेंटीग्रेड है। और ऐसे इसको तिर्यक गुणा करके इसको भी निकाल लेंगे। अब दो राशि देखिए, इसमें सोमवार मंगलवार, इसमें भी सोमवार मंगलवार कॉमन है, इसमें बुधवार और शुक्रवार अलग अलग है। दोनों को घटाएंगे तो बुधवार और शुक्रवार करके एक समीकरण आएगा। तो इस तरह के प्रश्न में या तो बुधवार का जो तापमान है उसको दिया रहेगा और शुक्रवार का तापमान है उसको दिया रहेगा। तो इन दोनों में से एक का मान दिया रहेगा तो पक्षांतर करके उसको हल करके हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों औसत का इससे ज़्यादा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यही लॉजिक है। बस ये सूत्र आपको समझ आना चाहिए कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, कुल जो संख्या है उसको नीचे में लिखना है और इससे ही रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको औसत में पूछा जाता है इस सूत्र से संबंधित ही होता है। तो जब कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो हर तरह का सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या था हमारा। आगे था हमारा प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत, प्रतिशत का जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, प्रति धन शत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब क्या होता है, जो ये ए और बी है तो ये जो बीच का निशान है जिसको हम लोग भाग बोलते हैं इसको ही क्या बोलते हैं, प्रति। और नीचे में क्या हो जाएगा, शत। ठीक है, तो कोई भी राशि है जैसे ए प्रतिशत ऐसे बोलेगा तो ए प्रतिशत बराबर क्या होता है, ए बटे प्रति, ये प्रति हो गया और ये हो गया शत। तो कोई भी संख्या है अगर उसके बाद प्रतिशत बोलता है तो हमें लिखना है कि वह संख्या बटे नीचे में 100 लिखना है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 10% बराबर क्या हो जाएगा, 10/100। एक एक शून्य कट जाएगा तो 10% बराबर क्या आ जाएगा, 1/10। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या बोला है 450 का 10%, तो जहाँ भी आपको का दिखे वहाँ क्या करना है, इसको गुणा कर देना है आपस में। तो 450 गुणित का मतलब होता है गुणित 10%। 10 और प्रतिशत का मतलब क्या बोला था मैं, जिस भी संख्या बोलेगा उसके नीचे में 100। ये शून्य कट गया और ये शून्य कट गया, तो 450 का 10% कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम लोग प्रतिशत को निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत का इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसी कॉन्सेप्ट से ही हर तरह का सवाल बन जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। तो अगला टॉपिक क्या है, साधारण ब्याज। चलिए यहाँ हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को एक साथ कवर करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये हमारा सूत्र होता है। तो आपको प्रश्न में इनमें से एक राशि का मान पूछेगा, वह आपको नहीं दिया रहेगा और बाकी राशि का मान आपको दिया रहेगा। तो इससे आप लोग साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, मूलधन आपका 400 है और दर आपका
5% है और समय कितना है 2 वर्ष और वार्षिक ब्याज लग रहा है इसमें। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा इसका 400 गुणित दर का जो परसेंट है, परसेंट का महत्व नहीं है, ये जो संख्या है इसको देखना है क्योंकि सूत्र में ऑलरेडी हम लोग नीचे में 100 लिख चुके हैं। तो 5 गुणित 2 वर्ष है और वार्षिक बोला है इस कारण से 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष का समय दिया है, वार्षिक दिया है इस कारण से 2 लिख रहे हैं। अगर छमाही दिया रहता तो क्या हो जाता 4 छमाही हो जाता 2 वर्ष में। ठीक है, लेकिन यहाँ वार्षिक दिया है दर, इस कारण से 2 बस आया है। अगर छमाही दिया रहता तो यहाँ 4 आता। ठीक है, नीचे में 100। अब ये आपस में कट जाएगा और इसको जो हल करेंगे वही हमारा ब्याज निकल के आएगा। 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब ये जो साधारण ब्याज है इसको अगर हम लोग मूलधन में जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा मूलधन धन साधारण ब्याज। ठीक है, अब एक और क्या दिया है सिलेबस में चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे 3 वर्ष के लिए कोई पैसा दिया है और वह चक्रवृद्धि ब्याज है, तो वह जो पैसा है वह 1 साल में क्या हो जाता है, जो ब्याज निकलता है मूलधन का वह उसमें 1 साल के बाद ब्याज जो है मूलधन में जुड़ करके वह मूलधन बन जाता है। फिर दूसरे साल उसको मूलधन ले करके उसका ब्याज निकालते हैं। फिर तीसरे साल जो दूसरे साल में ब्याज आता है उसको उसमें जोड़ करके मूलधन निकालते हैं। तो इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, बड़ा कोष्टक लगाएंगे यहाँ, एक धन दर बटे 100 का घात समय ऋण 1। इस सूत्र को आप लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इससे आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। जब भी आपको पेपर में ऐसा प्रश्न दिखे चक्रवृद्धि ब्याज का तो ये वाला सूत्र लिख लेना है और जो जो राशि दिया रहेगा उसको रखकर आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा आज कवर हो जाता है, औसत प्रतिशत साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमारा अगला टॉपिक क्या बचता है, लाभ एवं हानि और क्षेत्रफल आकलन। तो चलिए लाभ हानि भी देख लेते हैं। दोस्तों लाभ हानि का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, क्योंकि दैनिक जीवन में हम लोग कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये इतना में मिलेगा और इतने में मिल जाएगा, मिल जाता है। जैसे कम कम भाव में तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आज इतने का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो वो तो डेली लाइफ में जो यूज होता है वही सब चीज़ें ही हम लोग लाभ और हानि का हमेशा उपयोग करते हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो लाभ हानि को के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, जैसे कोई सामान है। ठीक है, तो सामान का 2 मूल्य होगा। हम लोग जो खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग कुछ डिजाइन लगाते हैं, अलग कुछ वस्तु खरीदते हैं इसमें और इसको सजाने के लिए उसको उपयोग कर देते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो गया। और इसमें हम लोग सजावट के लिए कुछ पैसा लगा दिए, तो इन दोनों का जो मूल्य होता है वही हमारे लिए क्या हो जाता है, उस वस्तु का एक्चुअल मूल्य हो जाता है। अब जब हम इसको विक्रय करेंगे तो लाभ जो निकालेंगे वह इन दोनों राशि के योग से जो राशि आया है उसके हिसाब से हम लोग लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। तो एक जो हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य
और जब हम लोग बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है। तो लाभ कब होता है? जब हम लोग कम में खरीदी वस्तु को अधिक मूल्य में बेचते हैं तो लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। माना कि हमने 100 रुपये का एक ब्रेसलेट खरीदा, इसको 200 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ हमें? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 200, ऋण क्रय मूल्य कितना था? 100, घटाने पर कितना आ रहा है? 100। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा लाभ हो जाएगा। हानि कब होता है? जब हम लोग अधिक में खरीद कर किसी वस्तु को कम में बेच देते हैं तो उसको ही हम लोग हानि बोलते हैं। तो हानि के लिए क्या हो जाएगा? जो क्रय मूल्य है वह ज़्यादा रहता है, ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, तो यह क्रय मूल्य सामने आ जाएगा। तो हानि का सूत्र क्या हो जाएगा? हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब जब भी आपको बोला जाएगा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या है? यह जो लाभ निकलेगा हमारा, ठीक है, इसको जो क्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र है, इसको याद रखना। और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? जो हानि का सूत्र है, हानि बटे, इसको विक्रय मूल्य नहीं लिखना है, यहाँ भी क्या आएगा? क्रय मूल्य, क्योंकि जिस मूल्य में हम लोग खरीदी करते हैं उसी में हम लोग लाभ और हानि निकालते हैं, गुणित 100। ये हमारा सूत्र हो गया। तो लाभ और हानि में यही एक मेन कॉन्सेप्ट है और इससे ही संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ के जाइए और सूत्र भी देख के जाइए, ताकि कोई भी प्रश्न आए लाभ और हानि से तो वह आपसे ना छूटे। तो चलिए हमारा अगला जो सिलेबस में दिया गया टॉपिक है वह क्या है? क्षेत्रफल आकलन। तो क्षेत्रफल आकलन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ लंबाई गुणित चौड़ाई क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिभुज में लंबाई चौड़ाई नहीं नापते हैं। त्रिभुज इस तरह से होता है, ये जो नीचे का होता है इसको क्या बोलते हैं? आधार। और यहाँ से एक लंब डालेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? ऊंचाई। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है। इसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? भुजा गुणित भुजा। क्योंकि वर्ग का जो चारों भुजा है वह बराबर होता है, इस कारण से भुजा गुणित भुजा होता है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। इसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान आपको प्रश्न में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो 22/7 होता है इसका मान, इसको आप याद रखिए। इसी तरह वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है इसको भी हम लोग कवर कर लिए। तो दोस्तों आप इसको एक बार देख करके ज़रूर जाइएगा ताकि सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ आ जाए। तो आज हम लोग जो महिला पर्यवेक्षक का मैथ्स का जो सिलेबस था उसको पूरा कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फूड इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी निकला है उसका भी मैथ्स और सभी जो जीके रिलेटेड टॉपिक है उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।